ओके जी, शुरू करते हैं हम। ठीक है, हम करने जा रहे हैं गायनी ऑप्स 16 अगस्त 2022 मॉर्निंग। ठीक है, और आप में से कोई एक प्लीज़ ग्रुप में मैसेज कर दे कि मैडम ने क्लास शुरू कर दी है, ताकि बाकी भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन एब्जॉर्ब इमीडिएटली इन द सबलिंगुअल वेन। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म इज 800 ml. Right atrium infarction involves which of the following? So it involves pectinate muscles. Right atrium involves pectinate muscles. Posterior external arcuate fibers are other name for which of the following structures? तो cuneo-cerebellar tract, cuneo-cerebellar tract के लिए posterior external arcuate fibers का टर्म हम यूज़ करते हैं। अब देखिएगा, इसी तरह तीन मज़ीद हमारे पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक्सटर्नल पोस्टीरियर आर्कुएट फाइबर्स को हम कहते हैं क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक, जबकि एक्सटर्नल एंटीरियर आर्कुएट को हम कहते हैं पोंटो सेरिबेलर ट्रैक। ठीक है, और इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स को डॉर्सल मीडियल लेमिनिस्कस कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? The next one is a patient with bronchogenic carcinoma posterior to the left lung hilum. Which structure is likely to be damaged? तो it is vagus nerve. Clear? अब नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन देखो कि रूट ऑफ लंग पे कौन से स्ट्रक्चर्स लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ए जाइगस वेन है, ठीक है, एंटीरियर टू द राइट रूट लंग। ए जाइगस वेन लाई करती है राइट रूट ऑफ लंग के एंटीरियरली। एओटा पोस्टीरियर टू द लेफ्ट रूट लंग। एओटा जो है वो पोस्टीरियर लाई करता है लेकिन लेफ्ट रूट लंग के। ठीक है, फ्रेनिक नर्व एंटीरियर टू द रूट ऑफ लंग। तो फ्रेनिक नर्व जो है वो एंटीरियर लाई करती है बोथ लेफ्ट एंड राइट लंग्स के रूट पर। एक समझ आ गई? तो ये आपने याद रखना है कि राइट रूट ऑफ लंग के एंटीरियर लाई करता है ए जाइगस वेन। क्लियर? जबकि लेफ्ट रूट लंग के पोस्टीरियर लाई करता है एओटा। क्लियर? और फ्रेनिक नर्व के एंटीरियर लाई, फ्रेनिक नर्व जो है एंटीरियर लाई करती है बोथ राइट एंड लेफ्ट रूट ऑफ बोथ लंग्स। क्लियर? The next is patient is taking warfarin and starting to bleed. What is the treatment? तो it is vitamin K. ठीक है, अगर वारफेरिन की टॉक्सिसिटी है तो इमीडिएट रिवर्सल के लिए हम क्या देंगे? प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसनट्रेट देंगे, जिसको पीसीसी कहते हैं। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसनट्रेट फॉर द इमीडिएट रिवर्सल ऑफ वारफेरिन टॉक्सिसिटी। अगर नहीं है प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसनट्रेट्स तो हम फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा देंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म एंटीडोट देखते हो, ठीक है, तो आप तब दोगे विटामिन के। क्लियर? ठीक है, समझ आ गई? लॉन्ग टर्म एंटीडोट ऑफ वारफेरिन इज विटामिन के, जबकि इमीडिएट रिवर्सल ऑफ इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ वारफेरिन प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स दोगे या फिर आप फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा दोगे। ये भी आज के हाई यील्ड पॉइंट्स में लिखो। ठीक है, टॉक्सिसिटी ऑफ वारफेरिन में लिखो इमीडिएट रिवर्सल किससे हो रहा है और लॉन्ग टर्म हम क्या देंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? आप में से कोई एक डॉक्टर जैनब ये नोट कर लें। ठीक है, कोई भी कर सकता है, लेकिन एनी वन ऑफ यू कैन डू दिस। द नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ट्यूमर इन्वेड्स विच बोन? तो इट इन्वेड्स स्फीनॉइड बॉडी। ठीक है, हमने पढ़ा था एक छोटी सी बटरफ्लाई शेप्ड एक हमारे पास बोन है जिसको हम कहते थे स्फीनॉइड। तो स्फीनॉइड बोन की बॉडी को जो है ये मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व करता है पिट्यूटरी ट्यूमर। क्लियर? A lady presented with tremors while writing. She has no other symptoms, but her sister complains of similar problem. Which drug should be given to her? तो it is propranolol. ठीक है,
और कोई सिम्टम नहीं है पेशेंट में, लेकिन जो है इसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो इट इज़ फिजियोलॉजिकल ट्रेमर्स। हमने इसको क्या कहना है, प्रोप्रेनालोल एडवाइस करना है। अच्छा, स्मेल ऑफ बर्न्ड यूरिन इज़ प्रेजेंट इन, तो याद रखो मैपल सीरप यूरिन डिजीज़। मैपल सीरप यूरिन डिजीज़ में क्या होता है, बर्न्ड, स्मेल ऑफ बर्न्ड यूरिन जो है वो अप्रिशिएट होती है। The next is 72 years old patient has a history of tongue bite which one carries taste on the anterior two-third of the tongue। तो हमेशा याद रखो it is chorda tympani branch of cranial nerve 7th यानी कि facial nerve। अब इन्होंने आपसे टेस्ट का पूछा है, यानी कि स्पेशल सेंस पूछी है। अगर आपसे एंटीरियर टू थर्ड की जनरल सेंसेशन पूछ लेते तो आपका आंसर था लिंगुअल नर्व। एम आई क्लियर? अब इन्होंने एंटीरियर टू थर्ड की स्पेशल सेंस यानी टेस्ट पूछी है, तो इट इज़ कॉर्डा टेम्पेनाई ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। बट इफ़ दे आस्क यू अबाउट द जनरल सेंसेशन ऑफ एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, योर आंसर इज गोइंग टू बी लिंगुअल नर्व। क्लियर? द नेक्स्ट इज एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टेस्ट सेंसेशन। टेस्ट सेंसेशन अगर आपसे पूछ लें तो वही बात है, कॉर्डा टेम्पेनाई ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टेस्ट सेंसेशन, तो इट इज़ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। हमेशा याद रखो ये जो हमारे पास ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है ये क्या करती है, इट कैरीज टेस्ट सेंसेशंस एट द पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग। क्लियर? लेकिन पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट अगर आपका मेंशन हो तो इट इज़ गोइंग टू बी द वेगस नर्व, दैट इज़ क्रेनियल नर्व 10th। ठीक है, आपने गौर से पढ़ना है। दे आर आस्किंग अबाउट द पोस्टीरियर वन थर्ड और द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग। ठीक है, और फिर आपका आंसर अकॉर्डिंगली होगा। क्लियर? The next one is strongest stimuli for the erythropoietin is, तो इन्होंने स्टिमुलाई पूछा है, तो हमेशा याद रखो हाइपोक्सिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस फॉर एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीशन। अब आपने देखना है कि सीपीएसपी में अक्सर एमसीक्यू सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स की गेम होती है, अल्फाज को चेंज करते हैं और फिर आपका आंसर मुख्तलिफ हो जाता है। देखो सबसे पहले एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस इज स्टिमुलेटेड बाय एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन इज स्टिमुलेटेड बाय हाइपोक्सिया, जबकि एरिथ्रोपोइटिन इज इनहिबिटेड बाय थियोफाइलिन। तो आपसे जब भी पेपर में सवाल आता है आपने आंखें खोल के देखना है कि वो किस चीज़ की स्टिमुलेशन पूछ रहे हैं, एरिथ्रोपोइसिस की पूछ रहे हैं कि एरिथ्रोपोइटिन की पूछ रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली योर आंसर इज गोइंग टू बी डिफरेंट वन। क्लियर? स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना शर्त है। ठीक है, एमसीक्यू बिल्कुल आसान होते हैं, मैक्सिमम एमसीक्यूज आसान होते हैं, लेकिन इट इज़ आप ये कह दें कि अल्फाज चेंज करके आपको जो है कंफ्यूज करते हैं। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट वन इज एस्पिरिन डिक्रीजेस फीवर बाय डिक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इट इज़ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, हमारी बॉडी में जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं फीवर में, एस्पिरिन क्या करता है, इट एक्चुअली डिक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ दोज प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन आवर बॉडी। क्लियर? The next one is blow to the head, extradural hematoma, involvement of which artery, तो it is middle meningeal artery। ठीक है, अब देखो जब भी एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा बनता है तो टेम्पोरल बोन पे लीजन किस आर्टरी की ओर होती है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी। ठीक है, ये बहुत सुपरफिशियल लाई करती है और इसके हीमाटोमा जो है वो एक्स्ट्रा ड्यूरल रीजन में बनता है। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज विच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन हैज़ थिक लूप। ठीक है, लूप्स इसके बहुत ही थिक है। ठीक है, मेजेंट्री का जो हमारे पास इसका मेजेंटेरिक सपोर्ट है वो बहुत ही लेस है, और जो वैसा रेक्टा है आर्टीरियल सपोर्ट है इसकी वो भी लंबी लंबी है और आर्केड अराउंड कर रही है। तो ये कौन सा पार्ट ऑफ गट है, तो हमेशा याद रखो जियोजिनम। ठीक है, जियोजिनम में क्या है, लूप्स बहुत ही थिक हैं, मेजेंट्री लेस है और लॉन्ग वेजा रेक्टा मौजूद हैं। इट इज़ जियोजिनम। एम आई क्लियर? Are you guys with me? Excellent. The next one is a patient had road traffic accident. It results in damage above the sacral spine level. ठीक है,
जब भी अबव आएगा तो हमेशा याद रखो इट विल लीड टू ऑटोनोमस ब्लैडर। क्लियर? अबव का क्या है? ऑटोनोमस ब्लैडर फॉर्म करता है। क्लियर? अ पेशेंट आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ही कैन नॉट राइट, speak and read, most likely he is suffering from global aphasia। ठीक है? cannot read, cannot write। ठीक है? और इसका हमारे पास है कि ग्लोबल एफेजिया है। ओके, आप किसका बता रहे हैं? 15th MCQ का ऑटो, अच्छा ऑटोमेटिक ब्लैडर। ठीक है, ओके वी विल गो विद ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक ब्लैडर तो हमने कुछ, यार ऐसे कोई टर्म ही नहीं, ऑटोनॉमस पढ़ा था, बट स्टिल अगर ये एरेटा के अकॉर्डिंग है तो वी विल फॉलो द एरेटा और की, या जो हमने वर्ड बनाया था अबव के लिए USA बनाया था एग्जैक्टली। ठीक है, अबव जब भी था, पे अबव जब लीजन थी तो USA हमारा कोड वर्ड था। तो मेरे ख्याल में इट्स ऑटोनॉमस। तो आपने अगर इसको ऑटोमेटिक किया हुआ है तो उसको की को फॉलो करेंगे। ठीक है, एरेटा को। Okay, it was automatic bladder, spastic bladder and urge incontinence। Okay, so it is automatic bladder। ठीक है, 15 का कंफर्म है कि इट इज़ ऑटोमेटिक ब्लैडर। ठीक है, और वो कोड वर्ड हमारे पास है USA, ऑटोमेटिक ब्लैडर, स्पेस्टिक ब्लैडर एंड अर्ज इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज साइटोटॉक्सिक ड्रग। Paclitaxel is classified as which drug? तो paclitaxel is माइक्रोट्यूब्यूलर इनहिबिटर। ठीक है, साइटोटॉक्टिक ड्रग जो है पैक्लीटैक्सल, ये इसका क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, या फिर आप क्लासिफाइड कैसे करते हैं? तो इट इज़ गोइंग टू बी माइक्रोट्यूब्यूलर इनहिबिटर। क्लियर? Okay, Dr. Sahiba, we have confirmed the answer of 15th MCQ. It is A. ठीक है, the next one is which of the following takes longest time to appear normal in blood after a hemorrhage? तो it is red blood cells। Clear? regarding major histocompatibility protein 1, तो it is associated with HLA gene। ठीक है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन 1 एसोसिएटेड विथ HLA जीन। और इसका आपने याद रखना है HLA इज़ लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 6। ठीक है, हमेशा याद रखो इट इज़ लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 6। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन इज़ एसोसिएटेड विथ HLA जीन, so it is most appropriate answer is A। Clear? A 22 years old pregnant woman known case of mitral stenosis। ठीक है, having normal blood pressure, tachycardia, shortness of breath and she feels dizzy। she doesn't take her medicines because she is scared that it will affect her baby। which drug it is likely to be? तो it is कैप्टोप्रिल। ठीक है, ACE आइज से जो कैप्टोप्रिल है। ठीक है, तो this is the drug। Clear? Primary gravida having family history of PIH of mother and sister, percentage in primary gravida would be? तो it is 12.3%। अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन मदर में और सिस्टर में पॉजिटिव है तो अब अगली जो इनकी सिस्टर होगी उसमें मोस्ट प्रोबेबली 12.3% होगी फॉर द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन इन हर फर्स्ट प्रेगनेंसी। ठीक है, लेटरल रिलेशन ऑफ अपर पार्ट ऑफ वेजाइना, तो हमेशा याद रखो अपर पार्ट ऑफ वेजाइना के लेटरली क्या मौजूद है? यूरिटर्स मौजूद हैं। ठीक है, अब देखो लेटरल टू अपर पार्ट यूरिटर हैं, लेटरल टू मिडल पार्ट एंटीरियर फाइबर्स ऑफ लिवेटर एनाई है, लेटरल टू लोअर पार्ट यूरोजेनिटल डायफ्राम जो है वो मौजूद है। क्लियर?
Female 17 years old, 5.2 height with primary amenorrhea, absent secondary sexual characteristics. On examination, well developed normal breast and blind vagina. Ultrasound confirms absent uterus. तो ये हमारे पास एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी हार्मोन वाला सिंड्रोम है. क्लियर. तो इट इज़ एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, जो कि हमारे पास क्या है, XY46 है. पेशेंट इज़ अंडरगोइंग लेप्रोटमी ड्यूरिंग डाइसेक्शन एट ओवेरियन फोसा. अब ये वाला MCQ कल आप में से कोई मुझसे पूछ रहा था कि जब भी ओवेरियन फोसा का मेंशनड होगा तो ओवेरियन फोसा का हमने क्या करना है, उसकी सर्जरी पे इंटरनल इलियक आर्टरी करनी है. क्लियर. अब देखो इन्होंने फर्दर इस चीज़ को हमारे लिए एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि अगर ये आपसे पूछ लें, ठीक है, वाइल रिमूविंग ओवरी डैमेज टू द इंटरनल इलियक आर्टरी. ठीक है, ओवरी की जब भी हमारे पास सर्जरी होगी तो इंटरनल इलियक आर्टरी इज़ गोइंग टू बी डैमेज. ठीक है. एट द पेल्विक ब्रिम डैमेज टू द ओवेरियन आर्टरी. ड्यूरिंग सी सेक्शन डैमेज टू द यूट्राइन आर्टरी. ठीक है, सी सेक्शन के दौरान यूट्राइन आर्टरी को डैमेज करने का ख़तरा है, जबकि ओवेरियन की रिमूवल में हमारे पास पेल्विक ब्रिम के लेवल पे क्या है, ओवेरियन आर्टरी को डैमेज किया जा सकता है. सो यू हैव टू रिमेंबर एट विच लेवल दे आर आस्किंग. पेल्विक ब्रिम पे पूछते हैं तो इट्स ओवेरियन आर्टरी, लेकिन ओवरी के रिमूवल पे पूछते हैं ओवेरियन डैमेज है, ठीक है, ओवेरियन फोसा के लेवल पे, तो इट इज़ गोइंग टू बी इंटरनल इलियक आर्टरी. ठीक है, आप में से कोई एक कल ये कंफर्म कर रहा था. आर यू गाइज विद मी?